नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कभी याद है 9 सालों में, आप थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। 9 सालों में कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े राज्य में, एक ऐसे राज्य में जहां से लोकसभा की 25 सीटें जीती हो भारतीय जनता पार्टी ने, वहां चुनाव हो और साहिब और छोटे साहिब दोनों, एक असम में रैली कर रहा हो और एक बंगाल में रैली कर रहा हो। दावा है कि कभी आपने देखा ही नहीं होगा ऐसा। चुनाव शुरू होता है और साहेब और छोटे साहेब मत देते हैं, एक एक जिला मत देते हैं। तो क्या हो रहा है? कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे? गोदी मीडिया का ओपिनियन पोल आता है, जब पता होता है कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो ओपिनियन पोल पे वहां पे प्रधानमंत्री साहब का फोटो लगा होता है। और कर्नाटक का ओपिनियन पोल आया जहां पे बीजेपी हारती दिखाई दे रही है, तो नड्डा साहब का फोटो लगा दिया गोदी मीडिया ने। मतलब जीतेंगे तो साहेब की बलिहारी और हारेंगे तो बली का बकरा नड्डा साहब। विपक्ष समझ गया है कि मौका है, बहुत शानदार मौका है, रणनीति बना ली तो निपटाने का बहुत बढ़िया मौका है। मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कौन ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है, क्षेत्रीय दल ज़्यादा मजबूत हैं, या दोनों मिलकर कोई एक ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी 150 तक रुक जाए। असंभव कुछ नहीं होता। इंडिया शाइनिंग का दौर याद रखिए। एक व्यक्ति नहीं कहता था कि 2004 में वाजपेयी जी पूरे बहुमत के संग वापस नहीं आएंगे, लेकिन इंडिया शाइनिंग की हवा हो गई। बातचीत की शुरुआत करूंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। मैं सत्ता संस्थानों के आगे, सरकारों के आगे कभी कुछ नहीं मांगता। मुझे चाहिए नहीं होता है कि सत्ता संस्थान हमारे चैनल को, हमारे अखबार को विज्ञापन दे। मेरी ताकत आप लोग हैं। तो आपको लगता है कि हम सही बात करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे छोटा सा सब्सक्रिप्शन बॉक्स होगा, मेल होगा, उसमें एक मेंबरशिप लिंक का एक पता होगा। आप मेंबरशिप लिंक पे आके क्लिक करेंगे तो फॉर्म होगा, हमारी सदस्यता लेंगे, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मजबूती के साथ खड़े होंगे, आपसे मन की बात करेंगे, डंके की चोट पे सच बोलेंगे, जो अभी भी बोलते हैं। तो बात शुरुआत करता हूं चुनाव की। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है। 1 साल से भी कम समय का वक्त है और अब विपक्ष भी इस चुनाव के लिए कमर कसता हुआ दिख रहा है। खासकर जब से नीतीश कुमार ने विपक्षी महागठबंधन की कमान अपने हाथ में ली है। लेकिन जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष गोलबंद होता दिखा है, तब से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को क्या अपनी सीमाएं समझ में आ गई हैं, जिस कारण वो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सहमति जताती हुई दिख रही है। पर इस सवाल का उत्तर उतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी देश के कई राज्यों, मसलन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, जहां कुल 157 लोकसभा सीटें हैं, उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई है। इन राज्यों के अलावा देश के दूसरे राज्यों में लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधी लड़ाई होनी है। यानी मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि देश की लगभग 1/3 लोकसभा सीटें, लगभग 180 सीटों पर कमल बनाम पंजा की सीधी टकराहट होनी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बिना दिल्ली में सरकार बनेगी, ये संभावना कम है। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन रही बात क्षेत्रीय दलों की, तो बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, इन राज्यों में या तो क्षेत्रीय दल सत्ता में है या फिर मुख्य मुकाबले में है। इन राज्यों से लगभग 330 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां से मुश्किल से मुश्किल 25-30 सीटों पर कांग्रेस फाइट में रहेगी, जबकि 300 से ज़्यादा सीटों पर क्षेत्रीय दल ही मुख्य मुकाबले में होंगे। इस प्रकार केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ही मुख्य मुकाबला होना है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस अधिकतम 200 से 220 सीटों पर मुख्य मुकाबले में होगी, जबकि दूसरे दल 325 से ज़्यादा सीटों पर टक्कर देते हुए दिखेंगे, यानी क्षेत्रीय दल 325 सीटों पर टक्कर देते हुए दिखेंगे। महाराष्ट्र के सीनियर जर्नलिस्ट हैं धनंजय कुमार जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा अध्ययन रखते हैं, चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। देखिए उनका आकलन क्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, खास करके विपक्ष जिस तरह से एकमत होने की राह पर है। अभी परसों जो नीतीश कुमार से कांग्रेस की मुलाकात हुई, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे साहब, इससे एक उम्मीद जगी है कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने जा रहा है। हालांकि इसके पहले लग रहा था कि विपक्ष एक नहीं होगा और बीजेपी वापस अपनी जीत हासिल कर लेगी। 2024 का चुनाव भी मोदी जी जीत लेंगे, क्योंकि कांग्रेस अकेले अपने दम पर या अगर बिखरा हुआ विपक्ष है तो मोदी जी को मात दे पाएगा, ऐसा कहीं से लग नहीं रहा है। और जिस तरह से विपक्ष में फूट थी, अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, ये सब अलग अलग दिशा में घूम रहे थे, तो लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जो एक संभावना जगी है नीतीश कुमार की, जिस तरह से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार फिर मिले केजरीवाल साहब के साथ, और केजरीवाल जो कि कांग्रेस के लगातार विरोध में रहे, उन्होंने तक ने कहा कि जो विपक्ष की जो कवायद है, जो विपक्ष जो कवायद कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसमें हम साथ हैं और इस सरकार को हटाना ज़रूरी है। अब नीतीश कुमार के आने के बाद एक संभावना जगी है कि शायद अखिलेश यादव भी साथ खड़े हो जाएं, और महाराष्ट्र में तो सरकार जो अब महाविकास आघाड़ी की थी, महाविकास आघाड़ी अब भी एक मत है। हालांकि शरद पवार के बयान के बाद लगा था कि कुछ टूट फूट होने की आशंका जगी थी, लेकिन वापस वो खत्म हो गई है। और खुद शरद पवार साहब मिले हैं राहुल गांधी से और स्पष्ट किया है कि उनका मकसद ये नहीं था, विपक्ष की जो एकता है उसको तोड़ना नहीं है उनका मकसद। और अब खबर आ रही है कि जो है राहुल गांधी शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं। संजय राउत ने ये बयान दिया है। तो एक संभावना जगी है कि अगर विपक्ष एक निष्ठ होता है और एक नेता के साथ, या कहिए बीजेपी के खिलाफ एक मत होकर खड़ा होता है, तो शायद बीजेपी के लिए अगला चुनाव मुश्किल होगा। और ये इसलिए भी लगता है कि चूँकि बीजेपी को जो वोट प्रतिशत है 37% के आसपास है, और विपक्ष में जो है 63% वोट जाते हैं। तो ये जो अगर 63% वोट अगर एक जगह हो जाए, उसमें से नहीं, चलिए मान लिया कि जो है 20% वोट भी इधर से उधर होता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस को भी जो वोट मिले थे पिछले चुनाव में 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस को भी जो वोट मिले थे पिछले चुनाव में 12 करोड़ के आसपास थे, और जो है जो बीजेपी है उसको 22 करोड़ के आसपास वोट मिले थे। तो जो जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है मजबूत है, जहाँ सीधा जो है फाइट है बीजेपी के साथ, वहाँ कांग्रेस लड़ेगी। और जहाँ विपक्ष के दूसरे छोटे छोटे दल जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अगर वो आज उठते हैं और अपनी मजबूती के साथ लड़ते हैं एक रणनीति बना करके, तो शायद उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि चुनाव में परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर विपक्ष एक मत होता है तो जाहिर है कि एक परसेप्शन बनेगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और ये केवल नेताओं के बीच ये परसेप्शन नहीं बनेगा, बल्कि जनता में भी ये परसेप्शन जाएगा। और तब मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए अगला चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। सुना आपने धनंजय जी को।
मगर अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर मुख्य मुकाबले में है। तो इस सवाल के जवाब से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि पिछली बार भाजपा जितनी सीटों पर मुकाबले में थी उसका 90% से ज़्यादा उसने जीत हासिल की थी, 90% से ज़्यादा, और अधिकांश सीटों पर उसने कांग्रेस से ही मुकाबला करके उसे हराया था। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, इनमें 100 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ और 100 में से 99 सीटें बीजेपी ने आसानी से जीत ली, जबकि कांग्रेस से सिर्फ कमलनाथ अपने बेटे को छिंदवाड़ा में जिता पाए थे। बिहार और महाराष्ट्र में 2019 में भाजपा के साथ मजबूत पार्टियां और नेता नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे थे, जो अब उनके साथ नहीं हैं। इस बार इन दोनों राज्यों की 88 में से 75 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा को ताकतवर क्षेत्रीय दलों से ही फाइट करनी है। बंगाल और उड़ीसा में ताकतवर क्षेत्रीय दलों से फाइट करते हुए पिछली बार भाजपा ने 26 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वहां जो हालात हैं उसमें भाजपा को 6 सीटें भी मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल, 46 सीटों में से तकरीबन 40 सीटों पर कांग्रेस बनाम भाजपा में मुकाबला हुआ था, जिसमें भाजपा ने 38 सीटें जीती थी। लेकिन अब कर्नाटक के हालात सब लोग देख रहे हैं कि वहां 28 सीटों में से 25 सीटों पर कब्जे के कोई आसार दूर दूर तक भाजपा को नजर नहीं आ रहे। 1 दर्जन सीटें मिलना भी इस बार मुश्किल लग रहा है। केसीआर ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी अपनाई। आपने देखा होगा, बाबा साहब की जयंती पर देश के सारे बड़े अखबारों में बाबा साहब की याद में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने के विज्ञापन छपे हैं। तेलंगाना में भाजपा ने पिछली बार 4 लोकसभा सीटें जरूर जीती थी, लेकिन इस बार केसीआर की जो रणनीति है उसमें बीजेपी 4 सीटें जीत पाएगी, इसमें संदेह है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की 87 लोकसभा सीटों पर भी गैर कांग्रेसी दल ही मुख्य मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ के बारे में कोई भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत ऐसी है कि अगर उसका किसी से अलायंस नहीं हुआ तो शायद वो अमेठी और रायबरेली भी नहीं जीत पाएगी। ऐसे में ये स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा को 303 सीटों से नीचे उतारकर 200 सीटें तक लाने का काम तो क्षेत्रीय दल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि 150 सीटों तक या उसके नीचे सीमित करना है तो इसके लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी को ही जिम्मेदारी उठानी होगी। कांग्रेस के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरविंद जयतिलक, उनका आकलन दूसरा है। वो नहीं मानते कि इस तरह का कोई गठबंधन होगा। सुनिए क्या कहना है उनका। 2024 आम चुनाव में अब 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय छत्र 2024 की लड़ाई को जीतने की रणनीतिक गोलबंदी तेज कर दिए हैं। सवाल उठना लाजमी है कि क्या सत्ताधारी भाजपा को कांग्रेस शिकस्त देने में कामयाब होगी, या क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती परोस करके अपने राज्यों में पटकनी देकर क्या केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में कामयाब होंगे। ढेर ऐसे सवाल हैं जो विमर्श के केंद्र में हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो कांग्रेस कभी देशव्यापी हुआ करती थी, आज भी देशव्यापी पार्टी तो जरूर है, लेकिन उसके 2-3 राज्यों में ही केवल शासन रह गए हैं। ऐसे में क्या आज की तारीख में कांग्रेस 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी? फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। यही वजह है कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के एक साझा मोर्चा बनाकर, एक कार्यक्रम बना करके भाजपा के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन उसमें पूरी तरह से सफलता मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। खुद क्षेत्रीय छत्र भी इसमें टांग अड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया कि किस तरह से शरद पवार ही जेपीसी के मसले पर कांग्रेस से अलग सुर बनाते हुए दिखे। बाद में हालांकि वह इस बात के लिए मुतमईन हुए कि नहीं, सभी लोग कांग्रेस के नेतृत्व में क्षेत्रीय छत्र मिल करके
भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक चुनौती परोसी है। लेकिन चुनाव आते आते क्या यह संभव हो पाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जिन राज्यों में छत्री छत्रप है वह भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जीतने नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पर बिहार को ही देखा जाए तो वहाँ आरजेडी और जेडीयू का एक जो है बड़ा मोर्चा है, और कहीं ना कहीं जो है पिछले चुनाव में देखा जा चुका है कि अगर ये दोनों दल मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ अपनी राह बनाना आसान नहीं होता है। तेलंगाना की बात किया जाए तो इस साल के अंत में वहाँ भी चुनाव होने हैं। वहाँ पर भी जो है जो तेलंगाना पार्टी के जो राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष हैं वह चाहते हैं कि एक बड़ा मोर्चा वहाँ पे बन जाए और भाजपा को हराया जा सके। लेकिन कहना बड़ा कठिन है कि वहाँ पे तेलंगाना की स्थिति क्या होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वहाँ पे पूरी बूथ स्तर पे अपने आप को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना सच है कि वहाँ पर छत्री छत्रप जो भारत राष्ट्र समिति जो है वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पाँव पसारने नहीं देगी। अगर हम उड़ीसा की बात करें, वो भी छत्री छत्रप नवीन पटनायक है, वहाँ पे लगातार विधानसभा में 3 बार 4 बार वह जो है जीतते आ रहे हैं, तो भाजपा के लिए वहाँ पर भी जो है अपनी पैठ बनाना मुश्किल है। देखा आपने, इनके विचार कुछ अलग थे। और याद करिए 2004 में भी भाजपा को 140 से नीचे समेटने और फील गुड इंडिया शाइनिंग फैक्टर को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने उठाई थी। दोनों पार्टियों ने 64 सीटों पर कब्जा किया था। अकेले सपा ने उत्तर प्रदेश से 39 सीटें जीती थी। मगर यक्ष प्रश्न ये है कि क्या आज समाजवादी पार्टी 39 सीटें जीत पाने की स्थिति में है, या फिर आज की कांग्रेस 2004 की तरह 145 सीटें जीत पाने की स्थिति में है? स्वाभाविक है कि नहीं है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और संभवतः इसी वजह से नीतीश कुमार को कमान दी जा रही है। लेकिन याद रखिए, इस बार नीतीश कुमार को कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत और HD देवगौड़ा दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करना है और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। शरद पवार महाराष्ट्र में एक बड़ी व्यू रचना कर चुके हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा डेंट देने की स्थिति में है। वहाँ महाअघाड़ी गठबंधन ने शायद भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने का तय कर रखा है। बंगाल में जितनी सीटें थी, आज अमित शाह ने बड़े जोश से कहा कि 35 सीटें जिता दीजिए, 1 साल पहले सरकार गिरा देंगे। लेकिन बंगाल के हालात बिल्कुल अलग हैं। इस बार आधी सीटें भी आती नजर नहीं आ रही। तो जाहिर है साहेब के लिए 2024 इस बार कांटों का ताज बन के सामने आ रहा है। देखना यह है कि साहेब इससे पार पाने की क्या तैयारी करते हैं। हमारी निगाह रहेगी, देखते रहेगा 4 PM। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।